दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की सच्ची घटना है दिल्ली की। दिल्ली में एक जगह है बाबा हरिदास नगर। यहाँ पर एक महिला रहती थी जो कम उम्र में विधवा हो गई और उसको दिखाई भी बहुत कम देता था। उसको कोई बच्चा नहीं था। उसको हमेशा यही उम्मीद रहती थी कि काश उसके पास कोई बच्चा होता जो बुढ़ापे में उसका सहारा बनता, जो उसका बुढ़ापा आराम से कट जाता। और यही कमी उसको अखरती थी और वो इसके लिए चारों तरफ हाथ पैर मारती थी। जो उसके रिश्तेदार हैं, जो जानकार हैं, हॉस्पिटल है, एनजीओ है, उनसे संपर्क करती थी कि किसी तरीके से उसको एक नवजात मेल बच्चा मिल जाए जो उसके सहारे उसकी जो जवानी कटे और फिर उसका जो बुढ़ापा है उसका वो सहारा बने। तो इसी तलाश में वो एक हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर, राव तुलाराम मेमोरियल। वो उस हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर कुछ जो आपस में महिलाएं बातचीत कर रही थी, तो दूसरी महिला से अपनी जो पीड़ा व्यक्त करती है और उससे कहती है कि मेरे पास कोई बच्चा नहीं है और जो मेरे हस्बैंड है उनकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो मुझे दिखाई भी कम देता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई छोटा बच्चा हो जिससे मेरा ज़िंदगी आराम से कट जाए और मेरा बुढ़ापे का वो सहारा भी बने। तो कुछ महिलाएं आपस में सारी बातें कर रही थी। एक लड़का था जिसका नाम था आदर्श। वो उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था और सारी बात सुनने के बाद जब सब महिलाएं वहाँ से चली जाती हैं और ये महिला जो विधवा थी, अकेली होती है, तो ये आदर्श उसके पास जाता है और जाकर उसको बताता है कि जो मेरी माँ है वो किसी एनजीओ में है और वो बच्चे ही देते हैं। वहाँ पर जो जो जिनके जो बच्चे मिलते हैं, लावारिस मिल गए या किसी अस्पताल में मिल गए, तो उन बच्चों को वहाँ पर लाया जाता है और जिनको ज़रूरत होती है वो वहाँ पर आते हैं और उन बच्चों को एडॉप्ट कर लेते हैं। तो अभी मैंने सुना कि आप दूसरी महिलाओं के साथ बात कर रही थी। अगर आप कहो तो मैं अपनी माँ से बात करके आपको एक बच्चा बेबी दिलवा सकता हूँ। अब उसको तो चाहिए ही ये था क्योंकि वो काफ़ी दिन से परेशान थी बेबी के चक्कर में। अब वो खुश हो जाती है। वो आदर्श से कहती है कि ठीक है, मुझे आप दिला दो। आदर्श कहता है कि ठीक है, मैं आपको अपनी माता जी से मिलवाता हूँ। और आदर्श उनको अपनी माँ के पास किसी पार्क में लेकर जाता है। वहाँ उसकी माँ आती है और वो उनसे सारी बातें पूछती है कि आपको क्यों चाहिए, आपके पति की मृत्यु कैसे हुई, आप कहाँ रहती हो, आपकी शादी कैसे हुई। तो सारी बातें बताकर अब ये बात उनकी डन हो जाती है कि आपको बच्चा मिल जाए। लेकिन इसके लिए कई सारे प्रोसेस हैं। जो एनजीओ के बड़े अधिकारी हैं वो सारी चीज़ें चेक करते हैं कि आप जो बच्चा लेंगे, आप उसको पालने के लायक आप हैं या नहीं है, आपकी आमदनी कितनी है, आपके बैंक बैलेंस कितना है, आपका घर कितना बड़ा है, उस बच्चे का भविष्य कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं कि जो उसके बच्चे के खर्चे हैं, जो उसके सप्लीमेंट वगैरह है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, दूध है, ये आप उसको सही तरीके से उसके कपड़े और उसके पालने खेलने का सारी चीज़ें आप उपलब्ध करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, उसका भविष्य कैसा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी और महिला राज़ी हो जाती है। और फिर एक मैनेजर का फ़ोन आता है। मैनेजर का नाम होता है प्रदीप। वो सारी चीज़ें महिला से पूछता है। वो आकर मिलता भी है, पूछता भी है कि आपकी कितनी आमदनी है, आपके बैंक में कितने पैसे हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आप किराए पे रह रहे हैं या आपके पास कोई वाहन है नहीं है। और महिला अपना सारी चीज़ें बताती है क्योंकि उसको बच्चा चाहिए ही था हर हालत में। तो सारी चीज़ डन होने के बाद वो कहते हैं कि आपको बच्चा मिल जाएगा और उसके लिए आपको 52,000 रुपये देने होंगे और कुछ कागजात हैं कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, सारी चीज़, आप बच्चे को कैसे रखेंगे और हम पूरा उसका खाने का जो तरीका है, उसको क्या खिलाया जाएगा, कैसे रहा जाएगा। और बीच बीच में लोग चेक करने भी आएंगे कि आप बच्चे के साथ सही व्यवहार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। खैर महिला तैयार हो जाती है और अब उसको बच्चे के लिए बिल्कुल एक काबिल मान लिया जाता है। तो उसको फिर दूसरे पार्क में कहीं बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि इसके अंदर आप 52,000 रुपये देंगे और जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो दीजिए, आपके जो घर के कागजात हैं वो दीजिए, आपके पास कितना सोने का जो ज्वेलरी है चीज़ें हैं वो दिखाइए। अब वो जो महिला होती है वो पहले से एक तो विधवा होती है, दूसरा उसको दिखाई भी कम देता है, लेकिन एक एक खुशी होती है उसे एक बच्चे की और एक तमन्ना होती है। तो वो अपने जो घर के कागज़ हैं वो देती है, अपना एटीएम कार्ड, अपनी पासबुक और अपने उनको 52,000 रुपये। तो वो कहते हैं देखो ये सारे कागज़ आपके हैं नहीं है, ये बैंक का में आपके पैसे हैं नहीं है, ये सारी वेरीफाई होंगे, जो बड़े अधिकारी हैं वो चेक करेंगे हमारे एनजीओ के। और अभी आपको कम से कम बच्चा मिलने में 15-20 दिन लग जाएंगे।
तब तक आप बैंक से कोई किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन ना कीजिए और आप इंतज़ार करें। अब महिला कहती है ठीक है, वो सोचती है कि ये तो बहुत अच्छा एनजीओ है, क्योंकि बच्चे का भविष्य कैसा हो उसके लिए भी ये इतना ध्यान रख रहा है, तो ये बहुत अच्छे लोग हैं। अब महिला प्रतीक्षा करने लगती है 10-15 दिन की, तो करीब 20 दिन हो जाते हैं। अब महिला को कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अब वो सोचती है कि पैसे तो निकालने नहीं है, नहीं तो वो बच्चा देंगे नहीं मुझे। लेकिन और महिलाएं जो बैंक में जाती हैं, आपने देखा होगा, जो जिनको पेंशन वगैरह मिलती है, विधवा पेंशन है या और भी बहुत सारी एक बुजुर्ग पेंशन दिल्ली में चलती है, तो वो सारी महिलाएं पासबुक में एंट्री जरूर कराती हैं। अब उसने कहा चलो पैसे तो नहीं निकालेंगे, लेकिन पासबुक में एंट्री करा लेते हैं। अब वो विधवा महिला दूसरी महिलाओं के साथ मिलकर अपनी ब्रांच में जाती है, ये हरिदास नगर में ब्रांच है। अब वहाँ पर जाके जब वो एंट्री कराती है और पासबुक देखती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। वो देखती है कि उसके अकाउंट्स के अंदर 4 लाख रुपए थे, और वो 4 के 4 लाख रुपए उसके अकाउंट से गायब हो चुके हैं। अब उसके अंदर 200 कुछ रुपए पड़े हुए हैं। अब ये देख कर वो घबरा जाती है। वो बच्चे की तो मोहब्बत भूल जाती है। वो देखती है कि मेरे 4 लाख कहाँ गए। प्लस जो पासबुक और जो एटीएम वगैरह वो सब उनको दे चुकी थी आदर्श और प्रदीप को, और उनकी माँ थी उनके साथ में। और वो ये सारी चीज़ें, वो सारी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, पुलिस के पास जाती हैं। पुलिस के अंदर एक सब इंस्पेक्टर मिलते हैं, नरेश कुमार। और वो नरेश कुमार को अपना दुखड़ा सुनाती हैं कि मैं विधवा हूँ और मुझे दिखाई भी कम देता है, और ऐसे ऐसे मैं इस हॉस्पिटल में थी, राव तुलाराम मेमोरियल में। वहाँ पर एक लड़का मुझे आदर्श मिला, उसने कहा कि कोई एनजीओ है, उसकी माँ एनजीओ में काम करती है और वो मुझे बच्चा दे देंगी। और उन्होंने मेरा एटीएम, मेरे पासबुक, मेरे घर के कागज़ और मेरी ज्वेलरी सारी ले ली है, क्योंकि वो देखना चाहते थे बच्चे का भविष्य अच्छा होगा या नहीं होगा। अब ये सुनकर जो सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि कहीं आपने देखा होगा जो पुलिस अधिकारी हैं जल्दी से इमोशनल होते नहीं हैं, क्योंकि उनका जो फ़र्ज़ है, उनका जो काम है, वो कुछ है ही ऐसा, क्योंकि रोज़ उनका ऐसे लोगों से सामना होता रहता है। लेकिन एक सिक्स सेंस होता है, और एक जो तजर्बेकार अधिकारी है, जो कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई आम आदमी भी हो, तो एक तजर्बा अलग होता है। तो नरेश कुमार को ये, जो सब इंस्पेक्टर थे, उनको ये लगता है कि ये तो किसी ने बहुत गलत करा है, क्योंकि एक तो ये पहले से ही विधवा है, और दूसरा बेचारी को दिखाई भी कम देता है, और अब तीसरा जो इसके पास रकम थी 4 लाख, जिनसे ज़िंदगी काटती अपनी, वो 4 लाख भी इसके, और जो जेवर थे और कागज़ थे सारे वो लेकर चले गए। अब वो पुलिस स्टेशन के अंदर की मीटिंग सब अधिकारियों को लेकर करते हैं, कहते हैं कि किसी भी तरीके से इस आदर्श को, इस प्रदीप को अरेस्ट किया जाए। और उस महिला को अंदर बुलाते हैं और उससे उसके बारे में जानकारी देते हैं कि आप उनके घर गए थे, तो उनका घर कहाँ पे है, उनका ऑफिस कहाँ पे है, वो एनजीओ कहाँ है। लेकिन क्योंकि वो पहले से ही ठग थे, शातिर थे, चोर थे, तो उन लोगों ने कहीं पर भी उस महिला को नहीं बुलाया था। उनकी जो भी मीटिंग थी, या तो हॉस्पिटल में हो रही थी या फिर वो पार्कों में हो रही थी। तो अब वो महिला नरेश कुमार जी की कोई ऐसी हेल्प नहीं कर पाती जिससे कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सके। तो ये चीज़ देख के नरेश कुमार जी के हाथ में कुछ होता नहीं। लेकिन जो उनके मोबाइल नंबर होते हैं 3, जो आदर्श का नंबर होता है और उसकी माँ का नंबर होता है और उस प्रदीप का जो मैनेजर था, ये 3 मोबाइल नंबर वो देती है पुलिस को। और पुलिस उनका चेक करती है, तो वो 3 के 3 नंबर स्विच ऑफ होते हैं, और वो तब से ही स्विच ऑफ होते हैं। अब पुलिस एक तरीके से फिर डेड एंड पे आ जाती है। लेकिन फिर पुलिस सीडीआर निकलवाती है उसका, और सीडीआर में देखती है, और उस नंबर से बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई थी। तो करीब 100 लोगों से पुलिस बातचीत करती है, और ये जानने की कोशिश करती है कि ये नंबर किसका है, आप लोगों का उससे क्या रिलेशन है, या क्या काम पड़ा था जो आपने उसको फ़ोन करा। तो कहीं से कुछ हाथ लगता नहीं है। एक नंबर पुलिस को उनमें ऐसा मिलता है जिस पे सबसे ज़्यादा बात हुई थी। वो था दिल्ली के अंदर एक छावला इलाका है, छावला इलाके का नंबर था। तो नरेश कुमार जी वहाँ पर जाने का फ़ैसला करते हैं। वो अपनी टीम को लेकर उस एड्रेस पर पहुँचते हैं, और उस घर की जो कुंडी खड़खड़ाते हैं, तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग निकलते हैं। तो नरेश कुमार जी बोलते हैं कि हमें ये नंबर मिला है, ये किसका है, क्योंकि वो नंबर जो कृष्ण लाखड़ा नाम से रजिस्टर्ड था। तो नरेश जी पता करते हैं कि ये नंबर किसका है और कृष्ण लाखड़ा कौन है। अब ये नाम सुनते ही जो बुजुर्ग हैं फूट फूट कर रोने लगते हैं, और पुलिस वाले उनको संभालते हैं, पानी पिलाते हैं, और पूछते हैं क्या हुआ। तो कहते हैं ये मेरे बेटे का नंबर है, और इसकी तो 27 जनवरी को इसकी 31 दिसंबर को इसकी किसी ने हत्या कर दी बागपत में। हमें बागपत पुलिस से फ़ोन आया था
कि यहाँ पर एक बॉडी है, उसके अंदर एक कृष्ण लाखड़ नाम का आधार कार्ड है और कुछ कागज़ हैं, पर्स है, और आप आकर एक बार देख लीजिए। हम वहाँ पर गए तो हमने जाकर देखा तो हमारा बेटा ही था। तो फिर उसका क्रियाक्रम जो अंतिम संस्कार है वो सारी चीज़ हुई, और बागपत थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है कृष्ण लाखड़ की, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और इसमें कोई केस में कोई आगे बढ़ा नहीं है। अब नरेश कुमारी जो काफ़ी समझदार और एक इमोशनल आदमी, एक तो पहले उस विधवा महिला के लिए इतने इमोशनल थे, दूसरा देखा एक बुजुर्ग उनका भी बेटा गायब है। अब उनके पास 2 केस अलग अलग थे और उनको दोनों को सुलझाना है। एक तरीके से जो दुखी हैं उनके उस दुख को उनको ख़त्म करना है। तो नरेश जी फिर पूरी सच्ची और ईमानदारी से फिर उनसे वो वादा करते हैं, जैसे उस महिला से किया था, कि आपके जो अपराधी हैं उनको ज़रूर पकड़ा जाएगा। तो नरेश कुमार जो सब इंस्पेक्टर थे वो फिर वो बुज़ुर्ग से वादा करते हैं कि आपके जो बेटे के जो भी हत्यारे हैं हम उनको ज़रूर पकड़ेंगे, और जो भी आपको जानकारी आप उनके बारे में हमें दे सकते हैं, वो किसके साथ बैठते थे, कहाँ उनके दोस्त हैं, आप हमें बताइए। तो बुज़ुर्ग उनके दोस्तों के बारे में बताते हैं नरेश कुमार जी को। तो नरेश कुमार जी कहते हैं कि हम जो यहाँ पर आपके पास आए हैं, वहाँ पर एक महिला थी विधवा जिसको ठगा गया है और उनका नाम था आदर्श और प्रदीप। क्या आप इन लोगों के प्रदीप और आदर्श के नाम के किसी व्यक्ति को आप जानते हैं? नहीं। तो वो बुज़ुर्ग कहते हैं कि हाँ, हम जानते हैं, आदर्श और प्रदीप ये दोनों बाप बेटे हैं। ये और एक इनकी माँ है, ये यहीं पे रहते थे मेरे बेटे के साथ। तो पुलिस उनको फ़ोटो दिखाती है, क्योंकि पुलिस ने कहीं से उनके फ़ोटो अरेंज कर लिए थे, तो वो बुज़ुर्ग उनको पहचान लेते कि हाँ यही हैं। और जैसे ही मेरे बेटे की मृत्यु हुई थी वहाँ पर जो मर्डर हुआ था, उसके बाद से ये गायब हैं, तो यहाँ से चले गए थे। और मुझे कहीं ना कहीं ये शक है कि हो सकता है मेरे बेटे को इन्होंने ख़त्म करा। अब यहाँ से एक पुलिस के लिए लीड थी और ये कंफर्म हो गया था कि ये दोनों आपस में जानते हैं, और ये उसी दिन से गायब है जिस दिन से उनकी हत्या हुई है। तो अब नरेश जी के पास एक लाइन थी, एक सबूत मिल गया था उनको, एक लीड थी। अब वो फाइनल करते हैं अब इनको पकड़ना है। अब क्योंकि जितने उन पे इनकमिंग आउटगोइंग थी, जो उसका सीडीआर था, वो सारे पुलिस वाले पहले ही चेक कर चुके थे, लेकिन अब उनको पकड़े कहाँ, देखें कहाँ, कोई उनका एड्रेस नहीं, कुछ नहीं। तो नरेश कुमार जी फाइनल करते हैं कि जहाँ पर वो नंबर एक्टिव था, जिन जिन टावरों में था, क्योंकि जो उधर का इलाका है, जो ये बाबा हरिदास नगर है, और दिल्ली के अंदर एयरपोर्ट के पास द्वारका है और ये छावला है, ये सारे आसपास के ही इलाके हैं, और वो नंबर भी उधर की तरफ ही ज़्यादातर एक्टिव थे। वे 3 नंबर थे। तो नरेश कुमार जी ये फाइनल करते हैं अपनी पुलिस टीम को, जो उनके मुखबर थे, ये बोलते हैं कि ये, क्योंकि तस्वीर उनके पास थी, तो उन्होंने, उनके दिमाग में ये था कि ये होंगे इसी एरिया के अंदर। तो जितने भी मुखबिर होते हैं उनको एक्टिव किया जाता है, और जो पुलिस अधिकारी हैं उनको बताया जाता है कि ऐसे से कहीं ना कहीं होंगे। अब पूरी तलाश पूरी जोरों पर, जो खुद नरेश कुमार जी उन गलियों की खाक छानते हैं। तो फिर एक मुखबिर से पता लगता है कि ये एक कमरे में रहते हैं और वहाँ पर अभी ताला लगा हुआ है। पुलिस वहाँ पर सिविल ड्रेस में जाती है, जाकर देखती है ताला लगा है, और वहाँ के आसपास लोगों से पूछती है। वो रिश्तेदार बन के जाते हैं पुलिस वाले वहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसी 3-3 दिन में, 4-4 दिन में आते हैं और फिर आएंगे, अभी सामान इनका यहीं पे है। अब क्योंकि वो पहले से भी 2-3 जगह से किराए से पे रहते थे, वहाँ से भी खाली करके मकान आ चुके थे, वो ज़्यादा दिन एक जगह ठहरते नहीं थे। अब वहाँ पर पुलिस वाले सिविल ड्रेस में लगा दिए जाते हैं कि कभी ना कभी तो आएंगे ही, क्योंकि ये लीड मजबूत थी और कोई लीड थी नहीं। तो पुलिस को कामयाबी एक दिन मिलती है, वो तीनों आते हैं और उसका ताला खोलते हैं। तो वहाँ पर जो पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे, वो थाने में फ़ोन करते हैं कि वो आ चुके हैं, और वहाँ से फिर गाड़ी आती है और काफ़ी सारे पुलिस वाले इकट्ठे होते हैं और उनको अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट कर ये उनको थाने लाया जाता है और तस्वीर से उनका मैच कराया जाता है। फिर जो कृष्ण लाखड़ के पिताजी थे उनको बुलाया जाता है, उनको दिखाया जाता है। एक तरीके से उनको बिल्कुल ये कन्फर्म कर लिया जाता है, ये प्रदीप, आदर्श और उनकी माँ तीनों यही हैं। तीनों बाप बेटे और उनकी माँ, पूरा परिवार था वो जो मिलकर ठगी कर रहा था। अब उनसे कहा जाता है कि आपने उस महिला को क्यों ठगा और तुमने ऐसा क्यों करा। तो पहले वो मना करते हैं, फिर पुलिस अपने तरीके से उनकी पूछताछ करती है, तो बताते हैं कि हाँ, हमने ही करा था। आदर्श बताता है कि मुझे वो किसी महिला के साथ ऐसे बैठी बातें कर रही थी, तो मुझे एकदम आइडिया आया और मैंने उनको जाकर ऐसे ही बोल दिया कि मेरी माँ किसी एनजीओ में काम करती है, और वो हमारे झांसे में आती चली गई, और हम जब सारे जेवर ले लिए और जो भी कागज़ थे वो लिए थे, और एटीएम दिया था, और हमने अकाउंट में जाकर देखा तो 4 लाख रुपए थे उनके, और हमने वो सारे पैसे निकाल लिए। अब नरेश कुमार जी कहते हैं, खैर अब तुम ये बताओ, तुमने कृष्ण लाखड़ को क्यों मारा। अब वो उसके लिए भी पहले मना करते हैं, लेकिन फिर उनको पुलिस अपने तरीके से पूछती है, तो बताते हैं कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहा था। अब पुलिस ने कहा कि आपको क्यों ब्लैकमेल करता है, ऐसा क्या था। तो उन्होंने कहा कि
वो मकान मालिक था और हम किराएदार थे, तो हमारी उससे दोस्ती होगी और हम साथ में रात को दारू पीते थे और घूमते थे फिरते थे। एक दिन ऐसी दारू पीकर हमने हमारे मुंह से निकल गया और हमने उसको बता दिया कि हमने किसी विधवा महिला को ठगा है और हम उससे 4 लाख रुपए कुछ ज्वेलरी और कुछ कागज, उसका ATM वगैरह सब हमारे पास है। अब सुबह को लाखड़ हमारे पास आता है और कहता है कि उनमें से 1 लाख रुपए मुझे भी दो, नहीं तो मैं जाकर थाने में बता दूंगा कि तुमने किसी महिला को ठगा है। और पुलिस अपना पता लगा लेगी कि महिला कौन थी और वो पैसे कहाँ हैं। तुम्हारे 4 के 4 जाएंगे और जो जेवर मिले अभी भी जाएंगे और तुम अंदर भी जाओगे। और अगर तुम्हें इन सारी मुसीबतों से बचना है तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दो, तो मैं भी अपना मुंह बंद रखूँगा। अब ये सुनकर उनके उनके तोते उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, सारी मेहनत हमने करी, हम इसको 1 लाख रुपए क्यों दें। अब वो उसको मना करते हैं, हम पैसे देंगे नहीं। अब वो कृष्ण लाखड़ ये बोलता है कि मैं पुलिस को सारी बात जाके बता दूंगा। तो उनमें काफ़ी बहस होती है। वो प्रदीप की समझ में आ जाता है कि कृष्ण मानेगा नहीं। वो फिर से अपना वही कि चलो छोड़ो, खैर पैसे मिल जाएंगे, आ जाओ दारू पीते हैं। फिर दोबारा पार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद वो अपना ऑटो लाता है। ऑटो में कृष्ण को बिठाते हैं और अपना लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं बागपत की तरफ, क्योंकि उधर से जो रास्ता है इधर खजूरी होता हुआ तो ये ट्रॉनिका सिटी लोनी, यहाँ से अच्छा रोड है। तो वो ऑटो से इधर की तरफ निकल जाते हैं और जब वो बागपत कहीं सुनसान जगह पहुँचते हैं और वो वहाँ पर जाकर एक बार फिर प्रदीप कोशिश करता है कि किसी तरीके से कृष्ण मान जाए, उसको ना मारना पड़े। वो कहता है कि देखो भाई, सारी मेहनत हमारी थी, तुम उस चीज़ को भूल जाओ, हमें तुम्हें पार्टी दे चुके हैं, बार बार हम तुम्हें पार्टी दे रहे हैं, इसी को तुम अपना शेयर समझो और हम आपको 1 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे। अब ये सुनकर कृष्ण फिर नाराज़ हो जाता है, कहता नहीं मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 4 लाख तो तुमने वे लिए, तुम्हारे पास उसके ज्वेलरी भी है और कागज़ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और उसके अकाउंट में अगर फिर पैसे आएंगे किसी भी चीज़ के तुम फिर निकाल लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास ATM है, तो तुम मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं बिना 1 लाख रुपए के मानूंगा नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं करा तो फिर मैं पुलिस के पास जाऊँगा। अब ये सुनकर प्रदीप की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो अपने ऑटो में आता है और वहाँ पर देखता है कि लोहे की रॉड रखी हुई होती है, क्योंकि दारू उसने पहले ही पी थी कृष्ण लाखड़ ने। तो वो रॉड उसके सर पर जोर से मारता है और तब तक मारता रहता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। कृष्ण लाखड़ के जो प्राण पखेरु हो जाते हैं, तो वो वहीं पर किसी खेत में किनारे डाल के उसको, और ऑटो कहीं और छोड़ के, बॉडी कहीं और कृष्ण लाखड़ की और ऑटो कहीं और वहाँ छोड़कर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद, क्योंकि वो किराए पर रह रहा था, कृष्ण लाखड़ के पिता पूछते भी हैं कहाँ है, कि जी आ जाएगा सुबह को, और अपना सामान बांधते हैं और वहाँ से गायब। तो इस तरीके से उन्होंने एक ठगी करी और एक मर्डर करा। अब यहाँ पर जो नरेश कुमार जी थे सब इंस्पेक्टर, उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरी तरह निभाया और कहाँ जांच जो थी एक सिर्फ एक ठगी की थी, लेकिन एक केस जो पहले ही एक तरीके से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, एक तरीके बंद पड़ा हुआ था, एक हत्या हुई भी थी, साथ में एक वो भी कृष्ण कुमार जी नरेश कुमार जी ने उसको भी सॉल्व कर दिया और जो ठगी का था वो भी सॉल्व हो गया और हत्यारों पर मर्डर का केस और जो ठगी का केस और सारे केस लगाकर उनको अंदर किया गया। तो आपको ये सत्य घटना दिल्ली की कैसी लगी, इस पर आपके क्या विचार हैं और क्या सुझाव हैं, वो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब मुलाकात होगी आपसे कल किसी दूसरी वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।